हाय दोस्त, कैसे हैं आप सब। आज आइए हम लोग इतिहास के इस नेक्स्ट सीरीज में आज हम शुरू करने जा रहे हैं मौर्य युग। तो जो कि एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है भैया। मौर्य युग से, मौर्य प्रशासन से ज़रूर कुछ ना कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं और उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है भैया अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य हैं। तो यहाँ से चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक से बहुत ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इतिहास में जो साम्राज्य है उसकी महत्वपूर्ण भूमिका है और यहाँ से क्वेश्चन जरूर 2 से 5 क्वेश्चन जरूर बनते हैं। तो आइए देख लेते हैं मौर्य साम्राज्य के बारे में, धीरे धीरे थोड़े थोड़े बारीकी से समझते हैं। आइए देखते हैं भैया। तो देखते हैं, पहले देखते हैं कितने शासक हुए और कब तक ये शासन किए हैं। ठीक है दोस्त, पहले शासकों के बारे में हम लोग धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। ठीक है दोस्त, ठीक है। तो भैया संस्थापक कौन था? मौर्य वंश का संस्थापक कौन था दोस्त? तो जो वो था चंद्रगुप्त मौर्य था। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। उसने 322 ईस्वी से 298 ईस्वी तक उसने शासन करा है। किसने दोस्त? चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त एक बहुत ही बलशाली शासक था। वो पहला भारतीय शासक था जिसने क्या किया था, अंतर्राष्ट्रीय विवाह किया था। सिल्यूकस निकेटर की पुत्री से शादी किया था। तो उसकी शादी को क्या कहा जाता है? पहली अंतर्राष्ट्रीय शादी कहा जाता था। उसकी बेटी का नाम था हेलेना। ठीक है दोस्त, आइए। चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र का क्या नाम क्या था भैया? बिंदुसार। बिंदुसार ने 298 ईस्वी से 273 तक शासन किया। उसके बाद बिंदुसार का पुत्र अशोक हुआ। अशोक जो महान सम्राट हुआ, जो पूरे इतिहास में, प्राचीन इतिहास में एक महान सम्राट के रूप में जाना जाता है और महान बौद्ध संरक्षक के रूप में जाना जाता है सम्राट अशोक। तो उन्होंने शासन करा था 273 ईस्वी से 232 ईसा पूर्व तक। इसमें मास्की अभिलेख, मास्की गुर्जरा और मास्की गुर्जरा में और उडेरगोलन में अशोक का नाम अशोक मिलता है। पुराण में अशोक वर्धन मिलता है अशोक का नाम, और ब्राह्मी लिपि में प्रियदर्शी नाम मिलता है। अब आइए देखते हैं अशोक के उत्तराधिकारी। तो अशोक के कौन उत्तराधिकारी हुए भैया? कौन कौन से उत्तराधिकारी हुए? आइए समझते हैं। अशोक के उत्तराधिकारी हुए दशरथ हुए। दशरथ आजीवक संप्रदाय के प्रमुख उपासक थे। उन्होंने 232 से 224 तक शासन किया। उसके बाद संप्रति हुए जो जैन धर्म के उपासक थे। उसके बाद शालिक शुक हुए। उसके बाद देववर्मन हुए दोस्त। उसके बाद सत्यघनवा शासक हुए। उसके बाद अंतिम जो शासक थे भैया, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से अक्सर क्वेश्चन बनता है मित्र, ये है बृहदत्त। मौर्य वंश का अंतिम शासक जो हुआ वो बृहदत्त हुए। अंतिम मौर्य शासक 187 से 194 ईसा पूर्व तक उन्होंने शासन किया। किसने भैया? बृहदत्त। एक बार फिर से रिमाइंड करते हैं दोस्त, मौर्य वंश का संस्थापक जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य था और मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था मित्र वो था कौन? बृहदत्त था, जो 187 से 184 ईसा पूर्व तक शासन किया। और मौर्य वंश की स्थापना जिसने करी है वो चंद्रगुप्त मौर्य है और उसने शासन किया है भैया कब से? 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक। तो आइए है प्रथम शासक जो है मौर्य साम्राज्य के, वो है चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बहुत डिटेल से समझते हैं। आइए देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य 322 ईसा पूर्व से 298 ईस्वी तक उन्होंने शासन किया। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने कौटिल्य नाम से विदित चाणक्य की सहायता से इस नंद वंश को नष्ट कर दिया और मौर्य वंश का शासन स्थापित किया। चाणक्य जो था दोस्त, वो नंद वंश के साम्राज्य में वहाँ पे वो रहते थे। तो नंद वंश के जो शासक था महापद्म नंद, वो क्या था, वो थोड़ा सा ऑर्केस्ट्रा देखने का शौकीन था। तो जो ये कौटिल्य गया उनके दरबार में और बोला कि आपके साम्राज्य में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, बाह्य आक्रमण होने वाला है। तो नंद वंश का जो शासक था कौटिल्य को लात मार दिया और वहाँ से वो गुस्सा के चला गया और बोला कि तुम जैसे लात मारे हो वैसे हम तुम्हारे साम्राज्य का विनाश कर देंगे। तो वो निकलता है ऐसे ही। तो चंद्रगुप्त मौर्य को राजकिलम खेल खेलते हुए देखता है। तो उसको क्या होता है, देखता है और उसको ये बहुत प्रभावित करता है। तो ये अपने साथ उसको ले जाता है। ठीक है दोस्त। तो जो चाणक्य है वो कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य का वो गुरु था। तो मौर्य वंश का शासन स्थापित किया। ब्राह्मण परंपरा के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की माता शूद्र जाति की मूरा नामक स्त्री थी जो नंदों के रनवास में रहती थी। आइए आगे देखते हैं।
मेगसनी यूनाच का राजदूत था जिसे सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। तो कौन था भैया? ये सेल्यूकस का राजदूत था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। इसने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। इस पुस्तक के केवल पाटलिपुत्र का ही नहीं अपितु संपूर्ण मौर्य साम्राज्य के शासन का विवरण मिलता है। तो वो सर्वप्रथम पुस्तक कौन सी भैया? इंडिका है, जिसमें मौर्य शासन के बारे में बहुत अच्छे तरीके से जानकारी मिलती है। इंडिका मौर्य साम्राज्य के प्रशासन, समाज और अर्थव्यवस्था के बारे में महत्वपूर्ण प्रकाश डालता है। मौर्य साम्राज्य अनेक प्रांतों में विभक्त था तथा प्रांत छोटे छोटे इकाइयों में विभक्त थे। प्रांतों को क्या कहा जाता है भैया? जिला कहा जाता था। विभक्त किया गया था। जिला प्रशासन का प्रधान था स्थानिक, जो जिला प्रशासन का प्रमुख था उसको स्थानिक कहा जाता है, जो समाहर्ता के नियंत्रण में कार्य करता था। एक स्थानीय 800 ग्राम होते थे। एक स्थानीय के अंतर्गत कितने गांव होते थे? 800 गांव होते थे। स्थानिक से छोटी प्रशासनिक इकाई द्रोणमुख होती थी, जिसमें 400 गांव सम्मिलित थे। 200 ग्रामों के समूह को क्या कहा जाता? खरवटी कहा जाता था तथा 100 गांवों को मिलाकर संग्रहण बनता था। शासन की सबसे छोटी इकाई गांव थी, जिसका प्रशासन ग्रामीण के द्वारा होता था। ग्रामीणों के कार्यों पर गोप नामक अधिकारी नियंत्रण रखते थे। एक गोप की जिम्मेदारी 10 गांवों की थी। गोप और अन्य प्रशासन के अधिकारियों के कार्यों को देखरेख में प्रदेष्टा भी समाहर्ता की मदद करते थे। ग्रामांचल और नगरांचल दोनों प्रशासन की व्यवस्था थी। आगे देखते हैं दोस्त। अगला एक बार फिर से रिवीजन कर देते हैं दोस्त, यहाँ से। स्थानिक में 800 ग्राम थे। स्थानिक से छोटी इकाई जो थी वो द्रोण थी, जिसमें 400 गांव सम्मिलित किया गया था तथा 200 ग्राम का समूह उसे खरवटी कहलाता था तथा 100 ग्रामों को मिलाकर संग्रहण बनता था। शासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी? यह गांव थी, जिसका प्रमुख था वो ग्रामिक कहलाता था। ग्रामों के कार्यों को गोप नामक अधिकारी नियंत्रण में रखते थे। एक गोप की जिम्मेदारी 10 गांवों की होती थी। आगे देखते हैं दोस्त। होती थी। अन्य ग्राम प्रशासन के अधिकारियों के कार्यों की देखभाल के लिए प्रदेष्टा भी समाहर्ता का मदद करते थे। ग्रामांचल और नगरांचल के 2 प्रमुख शासन की व्यवस्था थी। पाटलिपुत्र, कौशाम्बी, उज्जैनी और तक्षशिला प्रमुख नगर थे। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में विस्तृत नौकरशाही का उल्लेख किया गया है। राज्य के विभिन्न विभागों की देखभाल के लिए अनेक पदाधिकारियों को नियुक्त किया गया था। सबसे ऊंचे अधिकारियों को तीर्थ या महामात्र अथवा अमात्य कहा गया है, जिसकी संख्या कितनी है दोस्त? इसकी संख्या 18 है। ठीक दोस्त, आइए आगे देख लेते हैं दोस्त। बौद्ध परंपरा से ज्ञात होता है कि नेपाल की तराइन में लगे गोरखपुर, किससे भैया? बौद्ध परंपरा से ज्ञात होता है कि नेपाल की तराइन में लगे गोरखपुर में मौर्य नामक क्षत्रिय कुल के लोग रहते थे। संभव है कि चंद्रगुप्त इसी वंश का था। सर्वप्रथम सर विलियम जोन्स, किसने भैया? सर्वप्रथम सर विलियम जोन्स ने सेंट्रिकोटस की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य से की थी। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्त। सर्वप्रथम किसने? विलियम जोन्स ने सेंट्रिकोटस की पहचान किससे की है? चंद्रगुप्त मौर्य से की है। स्ट्रैबो के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य का एक उपनाम पाली ब्रोथम था। क्या दोस्त? क्या था? पाली ब्रोथम था। पाटलिपुत्रक था। मुद्रा राक्षस नाटक की रचना विशाख दत्त ने 9वीं सदी में की थी। आगे दोस्त देखते हैं दोस्त। आगे चंद्रगुप्त मौर्य के व्यापक विजय प्राप्त कर प्रथम अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना की। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्त। इसमें पूछा जाता है कि किस शासक ने अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना की? तो किसने की थी भैया? चंद्रगुप्त मौर्य। जस्टिन नामक यूनानी लेखक के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी 6 लाख की फौज से लगभग संपूर्ण भारत को विजित किया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कोटेशन है। किसका है भैया? जस्टिन है। जस्टिन ने कहा था कि 6 लाख की सेना के साथ चंद्रगुप्त मौर्य ने पूरे भारत को क्या कर दिया था? रौंद दिया था। आगे देखते हैं दोस्त। आगे क्या रहा है? चंद्रगुप्त मौर्य ने पश्चिमोत्तर भारत
को सेल्यूकस की गुलामी से मुक्त करवाकर दोनों शासकों के एक समझौता किया, जिसमें सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त से 500 हाथी लेकर उसे पूर्वी अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, सिंध, पश्चिम क्षेत्र दे दिया। इस संधि के परिणामस्वरूप सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दिया। इस वैवाहिक संबंध का विस्तृत उल्लेख एपियानस में मिलता है। चंद्रगुप्त ने विशाल साम्राज्य स्थापित कर लिया, जिसमें संपूर्ण बिहार, उड़ीसा, बंगाल के बड़े भूभाग के अतिरिक्त पश्चिमी और उत्तर पश्चिम भारत और दक्कन भी शामिल थे। आइए चंद्रगुप्त मौर्य की प्रशासनिक संगठन समझ लेते हैं दोस्त। प्रशासनिक संगठन समझ लेते हैं। मगध साम्राज्य के उत्कर्ष की जो परंपरा हर्यक वंशी बिंबिसार के समय में आरंभ हुई थी, चंद्रगुप्त मौर्य के इस समय में वही चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया था। कहने का मतलब है कि मगध का साम्राज्य जैसे हर्यक वंश के शासक बिंदुसार के शासनकाल में उत्कर्ष पे पहुंचा था उसका साम्राज्य, उसी तरह चंद्रगुप्त मौर्य के समय में भी जो है मगध का जो साम्राज्य था वो अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचा था। मौर्यों ने बहुत ही विस्तृत प्रशासन तंत्र स्थापित किया था। इसकी झलक हमें मेगास्थनीज की पुस्तक किसमें इंडिका और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में देखने को मिलती है। चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य का विस्तार उत्तर पश्चिम में हिंदुकुश से लेकर दक्षिण में कर्नाटक तथा पूर्व में मगध से लेकर पश्चिम में सौराठ तक विस्तृत था। ठीक है दोस्त, तो ये रहा दोस्त चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य से ये महत्वपूर्ण रिलेटेड बातें रही हैं। आइए अब आगे देख लेते हैं मित्र, चंद्रगुप्त मौर्य से कुछ महत्वपूर्ण बातें और समझ लेते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में दोस्त। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रशासन की चंद्रगुप्त मौर्य के प्रशासन की सबसे बड़ी विशेषता विशाल एवं स्थायी सेना रखना था। प्रशासन की ओर से सेना की देखभाल का उचित प्रबंध किया गया था। कौटिल्य व मेगास्थनीज दोनों ही सैन्य व्यवस्था का उल्लेख करते हैं। कौटिल्य के अनुसार सेना चतुरंगिणी, पैदल, हाथी, घोड़े और रथ थे। उसकी सेना में कौन थे भैया? पैदल, हाथी, घोड़े और रथ भी थे, जिसकी सुरक्षा दुर्गपाल एवं अंगपाल करते थे। प्लिनी नामक यूनानी लेखक के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में 6 लाख पैदल और 30,000 घुड़सवार और 9,000 हाथी के। मेगास्थनीज के अनुसार सैनिक प्रशासन के लिए 30 अधिकारियों की एक परिषद थी, जो 5-5 सदस्यों की 6-6 समितियों पैदल, घुड़सवार, हाथी, रथ एवं नाव और सवारी में विभक्त थी। आंतरिक सुरक्षा व अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण रखने के लिए राज्य में पुलिस और गुप्तचरों की व्यवस्था की गई थी। नगर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिम्मेदारी नगराध्यक्ष की होती थी। किसकी होती थी मित्र? नगर अध्यक्ष की जिम्मेदारी होती थी। किसकी होती थी भैया? नगर अधिकारी की होती थी। नगर शांति व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी नगराध्यक्ष की होती थी। दंडपाल पुलिस विभाग का प्रधान होता था। कौन भैया? दंडपाल जो होता है पुलिस विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था। वह अपराधों पर नियंत्रण रखता था। संपूर्ण साम्राज्य में गूढ़ पुरुष को गुप्तचर कहा गया है, जो गुप्तचरों का जाल बिछा था। गुप्तचर विभाग आइए समझ लेते हैं। गुप्तचर विभाग क्या था भैया मौर्य साम्राज्य में? तो मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत गुप्तचर विभाग सुसंगठित था। इस विभाग में कई गूढ़ पुरुष गुप्तचर होते थे, जो महामात्यापसर्ग के अधीन काम करते थे, जिसमें संबंधित कुछ प्रमुख गुप्तचर थे। संचार, इन्हें गतिपार गुप्तचर कहा जाता। संस्था, एक जगह रहकर काम करने वाले को संस्था गुप्तचर कहा जाता था। प्रतिवेदक, विशेष संवाददाता जिसकी पहुंच सीधे राजा तक थी, उसे प्रतिवेदक गुप्तचर कहा जाता था। और अगला है पुलिसानी गुप्तचर, लोगों के विचारों
से राजा को अवगत कराना, ये पोलिसानी गुप्तचर का काम था। और चर जो अर्थशास्त्र में वर्णित गुप्तचर हैं, गुणपुरु जो अर्थशास्त्र में वर्णित गुप्तचर हैं। आगे देखते हैं दोस्त, आगे देखते हैं मौर्य साम्राज्य के बारे में। तो यह साम्राज्य की सीमाओं के भीतर होने वाले लगभग सभी प्रकार के आर्थिक क्रियाओं पर राजकीय नियंत्रण था। किसानों से वसूले गए कर उसकी उपज के चौथे हिस्से से छठे हिस्से तक होते थे। मतलब मौर्य साम्राज्य में, चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में उपज का चौथे से लेकर छठे हिस्से तक चौथे और छठे हिस्से तक का भाग जो होता वो कर के रूप में दिया जाता है। जिन किसानों को सिंचाई की सुविधा दी गई तो उनसे कर वसूला जाता था। नगरों में बिक्री के लिए 2 माल लगाया जाता था। उन पर प्रवेश पर चुंगी लगाया जाता था भैया। जहाँ क्या किया जाता था, माल लगाया जाता था, वहाँ उनसे चुंगी वसूला जाता था। आइए देख लेते हैं कुछ और अन्य प्रमुख बातें। कुछ प्रमुख समितियां थीं। तो मौर्यों की राजधानी पाटलिपुत्र के शासन में 6 समितियां कार्य करती। तो प्रत्येक समिति के 5-5 सदस्य होते थे। प्रथम समिति में भी उद्योग एवं शिल्पों का निरीक्षण करती थी। प्रथम समिति जो होती थी उद्योग एवं शिल्पों के निरीक्षण करती थी। द्वितीय समिति विदेशों की आवाजाही निगरानी, विदेशियों की आवाजाही की निगरानी रखती थी। तृतीय समिति जन्म मरण का ब्यौरा रखती थी। और चतुर्थ समिति व्यापार और वाणिज्य की देखभाल करती थी। पांचवी समिति वस्तुओं के विक्रय पर निरीक्षण करती थी। छठी समिति विक्रय कर वसूलती थी। ये समितियां सफाई, विदेशियों की रक्षा, जन्म और मृत्यु का पंजीकरण, बाटों और मानों का नियमन, इस प्रकार के अन्य कार्य करती थी। ठीक है दोस्त, तो ये रहा दोस्त चंद्रगुप्त मौर्य। इस चंद्रगुप्त मौर्य से रिलेटेड ये महत्वपूर्ण बातें रही हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा। तो इस तरह से चंद्रगुप्त मौर्य समाप्त होता है। अब कल हम लोग क्या पढ़ेंगे, बिंदु सार पढ़ेंगे। कौन पढ़ेंगे भैया, बिंदु सार पढ़ेंगे। ये रहा चंद्रगुप्त मौर्य। ये देखिए, ये चंद्रगुप्त मौर्य से रिलेटेड प्रमुख बातें थी। इसके बाद हम लोग अब पढ़ेंगे दोस्त, अब कौन सा पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे बिंदु सार के बारे में। तो हमारा ये प्रयास कैसा लगा आप कमेंट जरूर करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।